अपनी 5 साल की फ्रीलांसिंग जर्नी में, जहां पे मैंने 3,000 रुपए पर मंथ कमाने से स्टार्ट किया था और आज शायद उससे 100 गुने से भी ज्यादा कमा पाता हूं। उस पूरी जर्नी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स मैंने एक्वायर करी हैं जो कि कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सभी मैंने हार्ड तरीके से सीखी हैं। बट आज आपके साथ वो लर्निंग शेयर करने वाला हूं जिससे कि आप वो सेम मिस्टेक्स ना करें जो कि मैंने करी है, और जैसे इस स्टेज तक पहुंचने में मुझे 5 साल लग गए, आप उसको 1, 2, 3 साल में ही अचीव कर पाएं और एक राइट डायरेक्शन में अपने फ्रीलांस करियर को लेके जा पाएं। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 लर्निंग से। सबसे पहली चीज आती है द फर्स्ट क्लाइंट्स पैराडॉक्स। इसका मतलब होता है कि जब आप इनिशियली अपने करियर में स्टार्ट कर रहे होते हैं, आप नए नए क्लाइंट्स को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उन इनिशियल 4, 5, 6 क्लाइंट्स को एक्वायर करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। हर एक वो टॉप फ्रीलांसर जिसको आज आप एक सक्सेस के मुकाम पे देखते हैं, जो कि आज कई सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है, हाई पेइंग क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है, अपनी एक ब्रांड पोजीशनिंग को मार्केट में स्टेबल करके बैठा हुआ है, उस हर फ्रीलांसर ने इस पॉइंट से ही स्टार्ट किया होता है। उसको भी इनिशियली वो सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होते हैं जो कि आज आप फेस कर रहे हैं। यानी उसको भी इनिशियली अपने 2, 3, 4, 5, 10 क्लाइंट्स जो इनिशियल लाने में चैलेंज स्ट्रगल्स फेस करनी होती है, वही सेम स्ट्रगल से शायद आप आज गुजर रहे हैं। एंड इसलिए थिंक ऑफ इट एज अ रियलिटी चेक। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल कर दिया जिसकी वजह से वो आज उस टॉप पे बैठे हुए हैं और आपके अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से आप फ्रीलांस गेम में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। जब आप इनिशियली फ्रीलांस करना स्टार्ट करते हैं तो शायद आपके पास पोर्टफोलियो नहीं होता है, आपकी स्किल्स उतना ज्यादा नर्चर नहीं होती है, थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड होती है, आप अभी भी सीख रहे हैं, धीरे धीरे टूल्स को यूज करना सीख रहे हैं, काम करना सीख रहे हैं, और आपकी मार्केट में अभी कोई ब्रांड वैल्यू भी नहीं है क्योंकि आपने अभी अभी काम स्टार्ट किया है, कम ही लोगों के साथ काम किया है, तो कम ही लोग आपको उस काम के लिए जानते हैं। अब इस पूरी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जो कि मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत राइट सॉल्यूशन है, वो है कि आपको वॉल्यूम गेम खेलना होगा स्टार्ट में एटलीस्ट। तो वो जो टॉप फ्रीलांसर है शायद उसको आज रीच आउट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी, उसके रेफरल्स इतने सारे आने लगते होंगे, उसका नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका होगा, उसने इतने सारे लोगों के साथ काम कर लिया होगा कि मार्केट में उसकी पोजीशनिंग हो गई होगी, उसके नाम का एक ब्रांड बन चुका होगा, जिसकी वजह से शायद कुछ क्लाइंट्स उसके पास ऑटोमेटिकली आ नहीं लगते हैं। लेकिन आप अभी उस स्टेज पे नहीं है और इसलिए आपको वॉल्यूम गेम खेलना होगा, आपको वो सारे टारगेट्स को मैक्सिमाइज करना होगा जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। तो अगर आपने टारगेट बनाया है हफ्ते में 5-6 लोगों को रीच आउट करने का, तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको हफ्ते में 100 लोगों को रीच आउट करना होगा। आपको ज्यादा फाइट मारनी होगी फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ही अल्टीमेटली आपके कन्वर्जन्स में रिजल्ट करेगी। तो जब आप शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट में लोगों को रीच आउट करिए। आप बहुत अच्छी तरीके से कोल्ड ईमेल्स नहीं लिख पाएंगे या कोल्ड आउटरीच नहीं कर पाएंगे। आपको लीड सिलेक्शन कैसे करना है, किस क्लाइंट को रीच आउट करना है, वो सारी चीजें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनके ईमेल्स कहां से निकालेंगे, इंस्टाग्राम हैंडल्स या और ऐसे सोशल कॉल आउट्स कहां से निकालेंगे, वो सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा। और धीरे धीरे जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें करते रहेंगे तो आप अपनी फ्रीलांस स्किल के साथ साथ इन सॉफ्ट स्किल्स में भी मास्टर होने लगेंगे, जिससे कि आज से 3, 4, 5, 6 महीने बाद जब आप ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके होंगे तो शायद आपको इसी फ्रीक्वेंसी पे रीच आउट नहीं करना पड़ेगा। आप शायद महीने के 10-15 ईमेल्स ही करेंगे और उसमें ही क्लाइंट्स को क्लोज कर पाएंगे, क्योंकि अब आप बेटर तरीके से आउटरीच कर रहे हैं, अब आप बेटर तरीके से ईमेल्स या मैसेजेस लिख रहे होंगे, अब आप बेटर तरीके से अपनी सर्विसेज को पिच कर रहे होंगे। बट स्टार्ट में क्योंकि आपने वो सारी चीजें भी अभी नहीं सीखी हैं और आप स्टार्ट ही कर रहे हैं उन स्किल्स को भी नर्चर करना, यू हैव टू गो विद द फ्रीक्वेंसी। आपको मैक्सिमाइज करना होगा, ज्यादा एफर्ट डालने होंगे, ज्यादा वॉल्यूम गेम खेलना होगा, जिससे कि आप ये सारी चीजें भी सीखते जाओ कि क्लाइंट को रीच आउट करते कैसे हैं, उसको क्लोज कैसे करते हैं, एंड देन अपने फ्रीलांस स्किल को भी डेवलप करते रहो। लर्निंग 2 आती है स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग अप्रोच। बहुत सारे फ्रीलांसर्स या इन्फ्लुएंसर्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपको कहते हैं कि स्टार्ट में आपको फ्री में काम करना चाहिए, स्टार्ट में बहुत कम प्राइसेस चार्ज करने चाहिए क्लाइंट से, क्योंकि वहीं से आपको इनिशियल क्लाइंट्स मिलेंगे। हाँ, ये कहीं ना कहीं सही है, मैं भी इससे एग्री करता हूं, बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। आई थिंक कि आपको स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी प्राइसिंग को स्टार्ट में रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप फ्री में काम कर रहे हैं और स्टार्ट के 5 क्लाइंट्स तक आप फ्री में ही काम करते रहे, या आप लो प्राइस चार्ज कर रहे हैं और स्टार्टिंग के 5, 6, 10 क्लाइंट्स जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप फ्रीलांस वर्ल्ड में नए हैं इसलिए उनसे सबसे लो ही चार्ज कर रहे हैं। बट यू हैव टू थिंक ऑफ इट एज अ बिजनेस कि आपको इसी डायरेक्शन में आगे मूव करना है और अपना करियर पूरा बिल्ड करना है। तो एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। हालांकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यू डू नॉट हैव टू वर्क फॉर चीप, और मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि आपके इनिशियल जो 4-5 क्लाइंट्स होते हैं वो आपको फ्रीलांस वर्ल्ड में एंट्री दिलाने के लिए होते हैं, इसलिए आप कम चार्ज करिए, फ्री में काम करिए। वो सब चीजें मैंने खुद भी करी हुई हैं और इट वर्क्स, बट स्ट्रेटेजिकली उसके बारे में कैसे सोचना है वो भी आपको बताता हूं। सो जब आप स्टार्ट करेंगे इनिशियली अपने
पहले एक दो क्लाइंट्स में आप बहुत कॉम्पिटिटिव रेट रखेंगे। मैं तो बोल रहा हूं फ्री में भी कर सकते हैं, बट अगर फ्री में करने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप उतना रेट रखेंगे जो कि मार्केट में बेस रेट चल रहा होगा, जो कि आपको ऐसा ना लगे कि आप जो एफर्ट मार रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके बदले में कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। बट यू डू नॉट हैव टू थिंक कि बहुत ज्यादा पैसा मैं इनिशियल अपने क्लाइंट से कमा लूंगा। स्टार्टिंग के 2-3 क्लाइंट्स के बाद जब आप हर नेक्स्ट क्लाइंट पे मूव करेंगे, हर नेक्स्ट क्लाइंट को क्लोज करेंगे, ट्राई टू इंक्रीज योर प्राइसेस 10 to 15% ऑन एवरी अदर क्लाइंट। तो उनके लिए एक बैरियर खत्म हो जाएगा कि वो आपके साथ काम करना प्रेफर भी करे या नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है, उन्हें एक ठीक ठाक आदमी मिल रहा है काम करने के लिए। सो दे कैन टेक अ बेट ऑन यू एंड देन आपकी स्किल्स काम आएंगी कि आप उनके साथ काम करके उनको कितना ज्यादा इंप्रेस कर सकते हैं अपने काम से, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म काम आपके साथ करना चाहें, जिसकी वजह से वो आगे चल के आपके प्राइसेस आप जो भी चार्ज कर रहे हो उसको भी बढ़ाने कंसिडर कर सकते हैं। 2-3 क्लाइंट्स के साथ काम करने के बाद आप हर बार अपने रेट्स को जब 10-15% बढ़ाते रहेंगे तो धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट टू अ रेंज जहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव रेट ऐसा है जिसमें मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जो सर्विस दे रहा हूं उसके लिए मैं ठीक से चार्ज कर पा रहा हूं, क्लाइंट भी आपको पे करने के लिए रेडी है, और ऐसा नहीं है कि आप जब भी रेट बताते हो तो क्लाइंट आपको घोस्ट कर देता है। वो बैलेंस ही आपका अल्टीमेट रेट हो पाएगा। सो प्राइसिंग इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ डिस्कवरी एंड नॉट अ फैक्टर ऑफ अ रूल के आपको ये चार्ज करना चाहिए इस एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आपकी ये स्किल लेवल है, अगर आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। इट इज नेवर अ रूल फॉर एनीवन। तो आपको हमेशा डिस्कवर करते रहना होगा कि क्या आपके लिए एक सही रेट है, और उसको डिस्कवर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने रेट्स को धीरे धीरे करके इंक्रीज करते जाएं, जिससे कि आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां पे यू विल फाइंड अ बैलेंस बिटवीन जो क्लाइंट आपको पे करने को रेडी है और जो आप चार्ज करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। लर्निंग नंबर 3 है दैट यू हैव टू फोकस ऑन व्हाई नो वन वुड हायर यू। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको ठीक से समझते हैं। आपको वो सारे फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखना होगा और उन पे काम करना होगा कि क्यों कोई बंदा आपको हायर नहीं करेगा जब आप इनिशियल है अपने फ्रीलांस करियर में। नंबर 1 चीज हो सकती है कि क्योंकि उसका मनी इन्वॉल्वमेंट या इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड चीज, उसका टाइम इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा है, क्योंकि अभी आपने अपनी स्किल सीखी, अभी बहुत ज्यादा मास्टर नहीं हुए, तो क्लाइंट को भी आपको कुछ कुछ बताना होगा। आप उतने अच्छे तरीके से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स अभी नहीं समझ पाएंगे, तो उसको ज्यादा ओवर कम्युनिकेट करना होगा, उसको उसमें ध्यान देना होगा। और मेजरली ये 2 ही रीजन होते हैं, मनी इन्वेस्टमेंट और टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से क्लाइंट कंसीडर करता है कि एक एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर के साथ काम करना चाहिए। एंड अगर आप उसके इन दोनों ही रिस्क को सॉल्व कर सकते हैं देन इट बी बेटर फॉर यू, और क्लाइंट के एंड से भी वो आपको कंसीडर करना प्रेफर करेगा। सो इसके सॉल्यूशन के लिए जैसे मैंने बताया, आप स्टार्ट में अपने रेट्स को कॉम्पिटिटिव रखेंगे, बेस रेट्स से चार्ज करना स्टार्ट करेंगे, वो तो एक बात हो गई। और आप क्या क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट में ट्राई करेंगे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होने का, तो क्लाइंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसने मैसेज ड्रॉप किया और आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद रिप्लाई कर रहे हैं। आप ट्राई करिए जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव आप रह सकते हैं क्लाइंट के लिए उतना रहने का, ताकि उसको लगे कि हाँ आप भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं उसके काम के लिए। प्लस आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिए क्लाइंट से कम्युनिकेट करने का, उसकी रिक्वायरमेंट को समझने का, केवल उस काम को नहीं समझने का जो कि वो करना है, बट इस काम से जो वो सर्विस आप देंगे उस काम से क्लाइंट का क्या फायदा होने वाला है, आप कैसे डायरेक्टली उस आउटकम को अचीव करवाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीजें समझने की कोशिश करिए। और इसके साथ साथ ट्राई करिए आप जितना ज्यादा ओवर डिलीवर कर सकते हैं। तो आपको कोई अगर नई चीज सीखनी है उस क्लाइंट के किसी काम को करने के लिए, यू हैव टू लर्न इट। आपको अगर किसी नए टूल की जरूरत है क्लाइंट को अच्छे से सर्व करने के लिए, तो यू हैव टू सब्सक्राइब टू इट। बट इनिशियली किसी भी पॉइंट पे क्लाइंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जो उसको सर्विस दे रहे हैं उसके लिए वो आपको ओवर पे कर रहा है, या आपके स्किल्स या एक्सपीरियंस आपका जितना है उसके हिसाब से वो आपको ओवर पे कर रहा है। तो आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव रेट्स चार्ज करेंगे, आप रिस्पॉन्सिव रहेंगे, उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, उसकी नीड्स को समझने की कोशिश करके उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, एंड देन जो आप सर्विस दे रहे हैं उसमें भी ओवर डिलीवर करने का ट्राई करेंगे। तो वो तीनों ही तरीके से आप क्लाइंट के उन दोनों मनी और टाइम इन्वॉल्वमेंट को कम कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्लाइंट आपसे इंप्रेस होगा और वो लॉन्ग टर्म आपके साथ काम करना कंसिडर करेगा। लर्निंग नंबर 4 इज लर्न टू से नो। इनिशियली बहुत सारे फ्रीलांसर्स ये मिस्टेक करते हैं, जो कि हाँ मैंने भी करी थी, बट आई वुड वांट कि वो ना करें या आप ना करें, जो कि है कि उन्हें जो भी क्लाइंट मिलता है इनिशियली स्टार्ट में वो उन सबको हाँ बोल देते हैं, वो उन सबके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि जितने ज्यादा क्लाइंट्स के साथ वो काम करेंगे उतना बेटर होगा उनके लिए, क्योंकि वो उतने ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे, और वो अल्टीमेटली उनके आगे करियर में हेल्प करेगा। बट यू हैव टू रियलाइज कि आपको सबके ही साथ काम नहीं करना है, और आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किन के साथ काम करना चाहते हैं और किन के साथ नहीं, क्योंकि एक रियलिटी तो यही है कि टाइम लिमिटेड है। तो आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो भी एक तरीके से कैप्ड ही होने वाला है। तो आप भी प्रेफर करेंगे उन लोगों के साथ काम करना जिनके साथ काम करके आपको अच्छा लगता है, जिनके साथ आप जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ उन लोगों के साथ काम करना जिसके साथ आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो
आई वुड से यू हैव टू थिंक ऑफ इट एज अ फ्रेमवर्क। जो लोग आपको या तो अच्छा पे कर रहे हैं उनके साथ आप काम करेंगे, जो लोग शायद आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी खोल रहे हैं उनके साथ आपको काम करना चाहिए, जो लोग आपके लिए अंडरलाइन रेवेन्यू बहुत ज्यादा ओपन कर सकते हैं यानी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, उनके साथ आपको काम करना चाहिए। बट अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जो कि ना आपको ठीक से पे कर रहा है, ना आपके लिए बहुत ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज खोल रहा है और ना ही कोई काम की अपॉर्चुनिटीज आपको आगे उसके साथ दिखाई दे रही हैं, आपको उसको मना करना सीखना चाहिए। बिकॉज देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो इन्वॉल्व जब आप किसी के साथ फ्रीलांस बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो वो टाइम जो आप एक अंडर पेइंग क्लाइंट के साथ काम करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वो आप किसी ऐसे क्लाइंट को रीच आउट करने में लगा सकते हैं जो कि शायद हाई पेइंग हो या आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज खोल सकता हो। बट क्योंकि आप इसके साथ अभी काम कर रहे हैं, देन यू आर मिसिंग दैट। और इसलिए ही आपको हर उस क्लाइंट को हाँ नहीं बोलना है जो आपके साथ काम करने के लिए राजी है। आपको खुद डिसाइड करना है कि आप किनके साथ काम करना चाहते हैं, वो फ्रेमवर्क आपको स्टडी करना है और उसके बेसिस पे आपको देखना है कि आप जेन्युइनली उस क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं फॉर एनी ऑफ दैट फ्रेमवर्क रीजंस, या आपको उसको ना बोलना है। लर्निंग नंबर 5 इज यू हैव टू क्रिएट बाउंड्रीज। अब दिस इज अ लेसन जो मैंने भी बहुत लेट सीखा था, हार्ड तरीके से सीखा था, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फ्रीलांसर। आपको 4 तरीके की बाउंड्रीज क्रिएट करनी होगी ताकि आप लॉन्ग टर्म में अपने क्लाइंट्स के साथ एक हेल्दी वर्किंग रिलेशन बना पाए। सबसे पहली चीज आती है टाइम बाउंड्री, मनी बाउंड्री, एनर्जी बाउंड्री और रिस्पेक्ट बाउंड्री। चारों को एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई वुड वांट यू टू फोकस एक्स्ट्रा ऑन इट। सबसे पहले टाइम बाउंड्री से शुरू करते हैं। आपको क्लाइंट के साथ स्पेसिफिकली ये कम्युनिकेट करना होगा कि आप किस टाइम पे अवेलेबल रहते हैं, किस टाइम पे आप काम करते हैं, ताकि उसके पास कोई बहुत ही ज्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपको अनअवेलेबिलिटी वाले पीरियड में डिस्टर्ब ना करे या उसमें आपसे अपडेट्स ना मांगे काम को लेके। आप ट्राई करेंगे क्लाइंट से उसकी अवेलेबिलिटी और टाइमिंग्स के बारे में पूछने का और अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में भी उसको इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो आपकी टाइम बाउंड्रीज के बारे में अवेयर हो पाए। देन मनी बाउंड्री, आपको एक नो रिग्रेट रेट सेट करना होगा अपने लिए, विच मीन्स आप किस हद तक नेगोशिएट करने को राजी हैं क्लाइंट के साथ और किस बेस प्राइस पॉइंट के बाद आप उस प्रोजेक्ट को छोड़ सकते हैं, बट यू विल नॉट नेगोशिएट एनी फर्दर। और जब आप क्लाइंट के साथ नेगोशिएशन में बैठे होंगे उसके पहले ही आपको ये नो रिग्रेट रेट डिसाइड कर लेना है। सो यू शुड नो द बेसलाइन ऑफ योर नेगोशिएशंस, ताकि आप जब क्लाइंट के साथ वो बात करेंगे, अपने काम के स्कोप के बारे में बात कर रहे होंगे, प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, तो आप एक राइट एक्सपेक्टेशन सेट कर पाए क्लाइंट के दिमाग में भी। अदरवाइज अगर आप बहुत ज्यादा निगोशिएट करने लगेंगे तो क्लाइंट के दिमाग में एक ऐसी इमेज बन जाती है कि शायद ये इनएक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर है, शायद ये एक नया फ्रीलांसर है, ये तो बहुत ज्यादा निगोशिएट कर रहा है, तो शायद उतना अच्छे से मुझे डिलीवर नहीं कर पाएगा, और ये इमेज आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हार्म कर सकती है। सो सेट अ नो रिग्रेट रेट, नेगोशिएट विद क्लाइंट, बट रिमेंबर दैट द बेसलाइन इज ऑलरेडी सेट, और उसके नीचे अगर क्लाइंट नेगोशिएट कर रहा है एंड यू आर विलिंग टू से नो टू द प्रोजेक्ट, बट आप उसके नीचे अपने रेट्स को कम नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज आती है एनर्जी बाउंड्री, यानी जब आप क्लाइंट के साथ बैठे होंगे और काम के स्कोप के बारे में, स्कोप ऑफ वर्क के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपको क्लियरली मेंशन करना है कि क्या चीजें आपके स्कोप ऑफ वर्क में आती हैं, यानी आप उनको करेंगे, क्या चीजें आउट ऑफ स्कोप है, यानी आप उन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे या वो काम आप नहीं करेंगे। जैसे कि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं एक वीडियो एडिटर हूं। बहुत सारे बार क्लाइंट्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वीडियोस में जो सबटाइटल लगते हैं वो भी मैं ही लगाऊंगा। अब आई नो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, अगर ऑटो जनरेटेड हो जाते हैं वेल एंड गुड, बट कई बार वो मैनुअली करना पड़ता है, इसलिए मैं क्लाइंट से क्लियरली मेंशन करता हूं कि वो वाला काम मैं नहीं करूंगा, बिकॉज इट्स नॉट द बेस्ट यूज ऑफ माई स्किल्स और माई टाइम। तो आपको भी, आप जिस भी फील्ड में फ्रीलांस कर रहे हैं, आपको ये सेम अप्रोच फॉलो करनी होगी। क्या काम आप करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसके बारे में ऑलरेडी पहले से क्लाइंट को कम्युनिकेट करना होगा, ताकि बाद में एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच ना हो और क्लाइंट आपके साथ काम करने में किस तरीके से आप काम करते हैं, किस टाइम पे आप काम करते हो, वो सारी चीजों से कंफर्टेबल और पहले से ही अवेयर हो पाए। एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है रिस्पेक्ट बाउंड्री, यानी आपको कभी भी उन क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करना है जो आइदर आपकी टाइम बाउंड्री या मनी बाउंड्री या एनर्जी बाउंड्री, उन तीनों में से किसी भी एक को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपके साथ ठीक से बात नहीं करते हैं या रिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं पेश आते हैं। एंड हमेशा ट्राई करना है उन क्लाइंट्स के साथ काम करने का जो कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट को फॉलो करते हैं, यानी जिस तरीके से आप उनके लिए काम कर रहे हैं, आपके माइंड में उनकी एक इंपॉर्टेंस है, उसी तरीके से आपके काम को लेके वो भी आपके वर्क की इंपॉर्टेंस को समझने चाहिए। तो आपको कभी भी ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करना है जो कि आपकी टाइम, मनी या एनर्जी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। देन सिक्स्थ एंड लास्ट लर्निंग आती है इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप बिल्डिंग, क्योंकि आप फ्रीलांस गेम में है, अपना पूरा करियर आप इसी डायरेक्शन में बनाना चाहते हैं, तो वुड बी ग्रेट अगर आप इसको एक लॉन्ग टर्म जर्नी की तरीके देखेंगे। और इस पूरी जर्नी में आपको 3 तरीके के वर्क रिलेशनशिप्स बनाने होंगे। सबसे पहले अपने क्लाइंट्स के साथ, दूसरे अपने फेलो फ्रीलांसर्स के साथ,
और तीसरे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ। तीनों एक्सप्लेन करता हूं। स्टार्ट करते हैं क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप से। तो आपने जिन क्लाइंट्स के साथ काम अभी कर रहे हैं या पहले किया हुआ है, उनके साथ आप टच में रहिए, उनसे कुछ कुछ टाइम में अपडेट लेते रहिए कि उनका काम कैसे चल रहा है, ताकि एटलीस्ट वो ये चीज समझ पाए कि आइदर अगर आप उनके साथ अभी काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, और अगर आगे उनके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा बंदा आता है जिसको आपकी सर्विसेज की नीडेड है तो वो आपको बिना सोचे रेफर कर पाए। आप अपने पुराने क्लाइंट्स से टेस्टिमोनियल्स वगैरह भी मांग सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इस पूरे फ्रीलांस करियर में। एंड इसलिए क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड चीज आती है, आपको अपने फेलो फ्रीलांसर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने होंगे। क्योंकि मैं एक वीडियो एडिटर हूं और 5 सालों से पिछले इस कंटेंट इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो कि आइदर वीडियो एडिटर है या वो भी कंटेंट स्पेस में कई सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और उनकी वजह से मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। कभी किसी फेलो एडिटर के पास शायद वर्कलोड ज्यादा है और उसके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आई तो वो मुझे भेज देता है। कभी किसी कंटेंट स्पेस में कोई और बंदा जो शायद एडिटर नहीं भी है बट कंटेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसके किसी क्लाइंट को एक एडिटर की रिक्वायरमेंट है तो वो मुझे अल्टीमेटली रेफर कर सकते हैं। एंड इसलिए अपने फेलो फ्रीलांसर्स से, जो कि शायद आपकी नीश में ही नहीं है बट आपकी सेम इंडस्ट्री में है और क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनसे अच्छे रिलेशंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उनके टच में रहिए, उनसे उनके काम के बारे में सीखते जानते रहिए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज कभी आएंगी तो वो आपको रेफर कर सकते हैं। कुछ चीजें अगर उन्होंने नई सीखी होंगी जो कि शायद आपके काम में भी इंप्रूवमेंट कर सकती हैं तो वो आपको बताएंगे, और इस तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज और लर्निंग्स के डोर्स खोल पाएंगे। एंड देन थर्ड आता है अपने इंडस्ट्री लीडर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना। यानी अगर जैसे मैं एक वीडियो एडिटर हूं तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरी नीश में जो बहुत अच्छे एडिटर्स हैं मैं उनके साथ कनेक्ट कर पाऊं, ताकि उनकी लर्निंग्स के थ्रू मैं भी सीख पाऊं, उनके एक्सपीरियंस के थ्रू जैसे मैं आपको वो सारी चीजें सिखा रहा हूं जो मैंने 5 साल में सीखी, वो मैं भी उनसे सीख पाऊं जो शायद 10 साल इंडस्ट्री में लगा चुके हैं, जो शायद आज टॉप पे बैठे हुए हैं, ताकि उस एक्सपीरियंस और उस लर्निंग को मैं अपने काम में भी रिफ्लेक्ट कर पाऊं। एंड इसलिए आपको अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छे हेल्दी रिलेशंस बनाने हैं, आपको अपने फेलो फ्रीलांसर्स के साथ और अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, तीनों के साथ अच्छे हेल्दी वर्किंग रिलेशंस बनाने होंगे, ताकि आपके लिए लर्निंग और अपॉर्चुनिटीज दोनों के डोर्स अनलॉक्ड रहें। अब ये सारी लर्निंग्स मैंने हार्ड तरीके से सीखी थी, बट आई वांट कि आप इन सारी लर्निंग्स पे रिफ्लेक्ट करें, इसको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिए अपने काम में लगाने का, ताकि अगेन आपको वो सारी मिस्टेक्स ना करनी पड़े इन लेसन्स को सीखने के लिए, आप अपने फ्रीलांस गेम को फास्ट फॉरवर्ड कर पाएं और एक राइट डायरेक्शन में आगे मूव कर पाएं। दिस इज मी पीयूष शुक्ला, टेकिंग योर लीव।